गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 4 में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने के पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊं कि इस प्रिंसिपल में हम बात क्या करने जा रहे हैं। देखो, मान लो हम यहाँ लाइट वेव की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम आप लोगों को यहाँ एक एग्जाम्पल देंगे साउंड वेव का, और साउंड वेव के एग्जाम्पल के बाद तब हम लोग लाइट वेव पर आएंगे क्योंकि वेव तो सभी एक ही जैसे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मान लो कि यहाँ एक जगह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इस जगह से कहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आप इस जगह पर बैठे हुए हैं, आप तक ये साउंड पहुँची, यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, मोर देन 1 इंस्ट्रूमेंट्स अगर एक जगह एक साथ प्ले हो रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको ये सभी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ भी चुके हैं वेव मोशन में। तो हम लोग यहाँ साफ साफ ये तीनों से बजने वाली आवाज़ सुन लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि तीनों को मिक्स करके बस एक आवाज़ सुनाई दे, ऐसा नहीं होता है। आप तीनों को बिल्कुल अलग अलग सुन पाते हैं। मान लिया अगर ये तीनों फ्लूट बज रहे हैं और तीनों एक जैसा एक ही धुन बजा रहे हैं, तो भी आप इन तीनों में अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हैं। और तीनों अगर 3 डिवाइसेज हैं, एक मान लो कि वायलिन है, एक गिटार है, एक फ्लूट है, तो भी आप इन तीनों को अलग अलग, जबकि ये सभी एक साथ बज रहे हैं, तो भी आपको यहाँ सभी अलग अलग सुनाई देंगे। इसलिए कि सभी में एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये भी रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझ लेना कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब एक साथ एक से ज़्यादा वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं, तो सभी वेव्स ऐसे ट्रेवल करती हैं जैसे बाकी के वेव्स हैं ही नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ही हम 3 डिवाइसेज की बात कर रहे हैं, हम 4 ले लें, 5 ले लें, ऐसे ढेर सारे डिवाइसेज हैं, यहाँ से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, और सबसे निकलने वाली वेव, जैसे इससे निकलने वाली वेव ऐसे चलेगी जैसे ये बाकी हैं ही नहीं। तो इस तरह से इनसे इस प्रिंसिपल को, जो ये प्रिंसिपल बनता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, जिससे कि हमको एक जगह से चलने वाली बहुत सारी वेव्स चल रही हैं, तो वो सभी एक दूसरे के रास्ते में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है कि जब 2 डिवाइसेज ऐसी वेव प्रोड्यूस कर रही हो जिनमें कोई फेज का डिफरेंस ना हो, सेम फ्रिक्वेंसी हो, या एक कांस्टेंट फेज हो, सेम फ्रिक्वेंसी हो, सेम स्पीड से, सेम फ्रिक्वेंसी से एक ही जगह से अगर 2 वेव एक साथ प्रोड्यूस हो रही हैं और उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो जब ये चलना शुरू करते हैं तो ये रास्ते में एक दूसरे के चलने में इंटरफेयर प्रोड्यूस करते हैं। और वो इंटरफेयर होता है, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे, पहले ये समझेंगे कि ये फिर एक साथ चलते कैसे हैं। अब देखो, आपको मालूम है कि साउंड अगर एक जगह से चल रहा है तो ये क्या करता है, जैसे ऐसे यहाँ पर मान लो कि ये एयर मॉलिक्यूल है, ये एयर का पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा अपनी ही जगह पर, फिर ये पार्टिकल इसने आगे वाले को पुश किया, फिर इसने आगे वाइब्रेशन शुरू किया, इसके आगे इसने वाइब्रेशन शुरू किया। इस तरह से वाइब्रेशन से बात हमारे तक पहुँचती है, हम यहाँ पर हैं, हमको यहाँ पर ये कोई भी साउंड जो यहाँ से प्रोड्यूस होगा ऐसे मिलेगा। अब देखो, मान लो कि ये कुछ बोल रहे थे, इनकी आवाज़ ऐसे वाइब्रेट होते हुए हम तक पहुँची। 2 लोग हो गए, दोनों एक साथ बोल रहे हैं और ये दोनों आवाज़ें हम तक पहुँच भी रही हैं। तब कैसे पहुँच रही हैं? अब बात हो गई कि यहाँ पर जो पार्टिकल है, यह पार्टिकल इस साउंड की वजह से मान लो 2 सेंटीमीटर इधर जाना चाहता है, उसी समय यह साउंड जो आया इसकी वजह से इसको 3 सेंटीमीटर इधर जाना है, ऐसा ऑसिलेशन है। तीसरा एक और साउंड आ गया जिसकी वजह से इसको 4 सेंटीमीटर इधर जाना है। एक 5वां साउंड आ गया जिसकी वजह से इसको 1 सेंटीमीटर इधर जाना है। एक कोई और आ गया जिसकी वजह से 2 सेंटीमीटर इधर जाना है। अब समझो, एयर का पार्टिकल है, इसी पार्टिकल के वाइब्रेशन से वेव्स आगे बढ़ती जा रही हैं। एक आदमी बोले, एक साउंड प्रोड्यूस हो तो वह अपने ऑसिलेशन से हम तक आवाज़ पहुंचा देगा। लेकिन अब एक साथ इतने सारे साउंड प्रोड्यूस हो गए हैं और सब अपनी अपनी आवाज़ को यहाँ पहुंचा रहे हैं,
अब देखो कि यह जो ऑसिलेशन हो रहा है, यह साउंड ऐसा पहुंचा, इस पॉइंट पर जब पहुंचा तो यह इस तरह का है कि यह यहाँ के जो मॉलिक्यूल है इसको 2 सेंटीमीटर इधर की ओर वाइब्रेट कराए, 2 सेंटीमीटर इधर वाइब्रेट कराए, फिर आगे बढ़ जाए। दूसरा पहुंच रहा है तो वो 3 सेंटीमीटर इधर कर रहा है, ये पहुंचा इधर, किया 4 सेंटीमीटर ये। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल तो एक ही है, फिर आगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, लेकिन यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है वह तो कंफ्यूज हो गया, वो किधर जाए, 2 सेंटीमीटर इधर जाए, 3 सेंटीमीटर इधर जाए, 4 सेंटीमीटर इधर जाए या 1 सेंटीमीटर। तो इस कंफ्यूजन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है। ये क्या करता है, ये क्या बताता है कि जितने भी वेव्स हैं वो जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी उनसे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है हर एक इंडिविजुअल वेव से, उन सब का एक वेक्टर सम ले लिया जाए। वेक्टर सम का मतलब एक डायरेक्शन में जो है उनको एक साथ जोड़ लें, दूसरे डायरेक्शन में जो है उनको एक साथ जोड़ लें, दोनों में अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो जस्ट एक में से दूसरे डिडक्ट कर दो। अब यहाँ हम सम करते हैं, देखो 2 4 6 7, ये 7 आ गया इस डायरेक्शन में, 7 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में आया, इधर देखो 3 और 2 5, ये 5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में आया। अब आप देखें कि यहाँ पर जो ये एयर का मॉलिक्यूल है ये कहाँ जाएगा, 5 में से, ये 7 में से 5 आपका डिडक्ट हो जाएगा, कितना बचा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यह सिर्फ इधर जाएगा और ये सभी के सभी वेव्स यहाँ से पास हो गए। इसी तरह से इस रास्ते में पड़ने वाले लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो मॉलिक्यूल्स एयर के हैं वो इसी तरह से ऑसिलेट होकर के इनको वेव्स को आगे पहुंचा देते हैं, और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बार फिर से मैं आपको समराइज करके समझा दूं, ये नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जिनसे साउंड वेव या कोई भी वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वाइब्रेशन से ये वेव आगे की ओर प्रोपेगेट हो रही है। अब यहाँ पर पहुँचने वाला ये पहला वाला जो सोर्स है, इसने ऐसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया कि यहाँ का मॉलिक्यूल 2 सेंटीमीटर इधर की ओर ऑसिलेट होता, दूसरे वाले ने ऐसा किया कि 3 सेंटीमीटर इधर की ओर ऑसिलेट हो, तीसरे ने इधर, ये इतना इधर, ये इतना इधर, ये सब ने अपने अलग अलग इस जगह पर। तो यहाँ का मॉलिक्यूल फिर किधर ऑसिलेट करेगा, इधर जाए, तो फिर ये कैसे जाएंगे। तो उसका जो हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पाते हैं, जो प्रिंसिपल यहाँ काम करता है वो ये है कि इन सब का वेक्टर सम ले लो। वेक्टर सम मतलब एक डायरेक्शन में जो है जोड़ लो, ये सभी जोड़ लिया, इस डायरेक्शन में 7 आया, इस डायरेक्शन का सम ने हमने सम किया 5 आया, तो हमको क्या मिला 7 इस डायरेक्शन में, 5 इस डायरेक्शन में, ये सब वेक्टर सम ही होता है। और भी डायरेक्शन हो सकते हैं तो फिर उनका हम वेक्टर सम लेंगे। यहाँ तो हमने जस्ट 2 ही डायरेक्शन लिए हैं, और जनरली होता भी यही है कि एक मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर उधर मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है। तो ये ऑसिलेशन जो इसका है, अब ये 7 इधर आया, 5 इधर आया, तो अब इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किधर जाएगा 7 माइनस 5। माइनस मतलब ये इस डायरेक्शन में, तो 7 माइनस 5 2 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में अगर वो एक बार डिस्प्लेस हुआ तो ये सभी 5 की 5 वेव्स इस जगह से पास हो गए। आगे वाले मॉलिक्यूल के लिए भी सेम यही रूल, उसके आगे वाला भी मॉलिक्यूल के लिए सेम यही रूल, और इस तरह से यहाँ से चलने वाली नंबर ऑफ वेव्स जो साइमल्टेनियसली एक साथ ही चल रहे हैं, तो वो सभी के सभी हम तक पहुंचे। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यह इतनी कथा जो हमने आपको सुनाई ये सिर्फ इसीलिए कि आप समझ सकें व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, व्हेन 2 or more waves travel simultaneously in a medium, the resultant displacement at each point of the medium at any instant is equal to the vector sum of the displacements due to individual waves at that instant। तो y इक्वल टू, मान लो कि बहुत सारे वेव्स हैं जिनसे इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y1 y2 y3 डैश 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 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनका वेक्टर सम हम ले लेंगे, वही उस जगह पर किसी भी पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस टाइम। अब देखो यहाँ पर ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये बताया गया था मैकेनिकल वेव के लिए, बट इट इज इक्वली अप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब लाइट। अब एक बात और भी देखो, यहीं पर एक बात और भी मैं समझाऊं। मान लो कि यहाँ से 2 वेव्स प्रोड्यूस हुई, ये दोनों वेव्स इस जगह पर पहुंची, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, इंटेंसिटी सेम, फ्रिक्वेंसी सेम, नो फेज डिफरेंस, कोई फेज का डिफरेंस नहीं, दोनों वेव्स इस जगह पर पहुंची, एक इधर की ओर
वाइब्रेट कराना चाहता है 5 सेंटीमीटर और दूसरा एग्जैक्ट इस साइड में 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना, एक से जो वाइब्रेशन हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर राइट और दूसरे से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट, तो यहाँ का पार्टिकल क्या करेगा 5 माइनस 5 मतलब 0। यह अपने रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगा, दोनों वेव पास हो जाएंगी, दोनों वेव्स यहाँ से चली जाएंगी। ऐसे बहुत सारे प्लेसेज होंगे जहाँ पर कि ऐसे जगहों पर हमको कोई इंटेंसिटी, कोई डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मिलता ही नहीं है। या आप कहें तो इन जगहों पर अगर ये लाइट वेव्स हों, मान लो कि ये दोनों साउंड वेव ना होकर के लाइट वेव हो गए, तब क्या होगा, लाइट वेव में तो हर जगह प्रकाश होता है, हर जगह लाइट होती है, तो इन जगहों पर क्या मिलेगा, हमको पूरी तरह से डार्कनेस मिल जाएगी। या आप इन जगहों को कहते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि दोनों एक दूसरे के चलने में जो रुकावट डाल रहे हैं, तो इन जगहों पर आपको क्या मिलेगा, पूरी तरह से डार्क पॉइंट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इंटरफेयर कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के चलने के राह में, और इस जगह पर हमको 0 मिल रहा है इंटेंसिटी या 0 मिल रहा है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का, तो हम इसको कहेंगे दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऐसा है कि जो डिस्ट्रक्ट कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, विध्वंस कर दिया। डिस्ट्रक्टिव मतलब विध्वंसकारी जिसको आप कह सकते हैं, तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी बात, मान लो अगले किसी पॉइंट पर ऐसा पहुंचा कि इस वेव ने कहा कि यहाँ 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो पार्टिकल का, दूसरा वेव आया वो भी कहा कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो। इस जगह पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो 10 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें तो इन दोनों का वेक्टर सम लेना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों वेव में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम है। तो बात करते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिला। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव में मान लो कि इस जगह पर ऐसी जगहें क्या होंगी, उन जगहों पर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी। यहाँ डार्क पॉइंट मिल गया तो इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, एक बिल्कुल ब्राइट पॉइंट मिलेगा। इस जगह पर बिल्कुल ब्राइट मिला, यहाँ पूरी तरह डार्क मिला था और यहाँ पूरी तरह ब्राइट मिला। तो इस तरह से ये डार्क ब्राइट ऐसे करके पैटर्न बनते चले जाते हैं, जिनको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। यही हमको आगे इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में इसी को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। देखिए कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जैसे जो हमने बताया आपको कि इंटरफेरेंस या दो सोर्सेज से लाइट निकल रही है, तो ये जैसे दो सोर्सेज से लाइट निकल रही है और ये एक दूसरे के चलने के रास्ते में इंटरफियर कर रहे हैं, जिससे कहीं मैंने बताया कि आपको डार्क स्पॉट मिलता है, कहीं बहुत ब्राइट स्पॉट मिलता है, और ये ब्राइट और डार्क स्पॉट को ही इंटरफेरेंस पैटर्न्स या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं। ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो इनके रास्ते के चलने में जो रुकावट आ रही है, ये तभी होता है जब ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हो। अब हम लाइट के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं, ऐसे ही साउंड के लिए भी उसकी कंडीशन होती है। तो अब हम यहाँ लाइट की जो कंडीशन है उनमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि देयर मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ओनली देन वी कैन ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस इंसिडेंट्स। तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, अदरवाइज वी कांट फाइंड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज और इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अब बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। देखो, कोई भी लाइट के दो ऐसे सोर्स जिनसे जो लाइट निकल रही है, उन लाइट की वेवलेंथ, उन लाइट की फ्रीक्वेंसी, उनका वेलोसिटी, ये सब सेम हो। दोनों सोर्सेज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी तो वैसे ही इक्वल टू न्यू लैम्डा से आप हो जाएगा। मैं दो बातों पर यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो दोनों लाइट के सोर्सेज हैं, इनसे निकलने वाली या इन दोनों सोर्सेज का से जो लाइट निकल रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका वेवलेंथ दोनों सेम होना चाहिए। और दूसरी एक बात और कि इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या तो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान से समझना कि दो सोर्सेज कोहेरेंट, दो लाइट के सोर्सेज हैं, दोनों लाइट के सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज तब कहे जाएंगे जब दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। दूसरी बात, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस न हो, या तो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अब ये फेज डिफरेंस वाली बात मैं एक बार फिर से समझा दूं, आपको बता चुका हूं कि जैसे दो झूले यहां पर लगे हुए हैं, आप सिर्फ इन्हीं से समझो।
ये इसको भी ऐसे चला के हम छोड़ दिए तो ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, झूलना चालू कर दिया, इसको भी हम ऐसे चला के छोड़ दिए, दोनों ही चलना शुरू हो गए। मैं सिर्फ इन झूलों से समझाता हूँ फेज क्या होता है। अब समझो फेज होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह के ऑसिलेटिंग मोशन में है तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी क्या डायरेक्शन है, क्या पोजीशन है, किस डायरेक्शन में वो मूव करने जा रहा है और उसकी उस समय पोजीशन क्या है, इन्हीं दोनों को हम कहते हैं, यही इंफॉर्मेशन कही जाती है उसकी फेज। मतलब किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो फेज होता है, फेज मीन्स इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनको मिला करके हम कहते हैं फेज। अब बात करते हैं कि अगर दोनों एक साथ यहाँ पहुंचे, ये भी उस टाइम, जिस टाइम ये यहाँ पहुंचा उसी टाइम ये भी यहाँ पहुंचे, जब ये वापस आए तो ये भी एक साथ दोनों मिड पोजीशन पर आए, फिर दोनों एक साथ इस डायरेक्ट, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे हैं। दोनों झूले एक साथ इधर गए, एक साथ इधर गए, तो हम कहेंगे भले दोनों अलग अलग लगे हों, एक यहाँ लगा हुआ है, ये जैसे इधर की ओर चला वैसे उसी टाइम ये भी चले, जिस टाइम ये मीन पोजीशन पर आया मीन उस समय दोनों एक ही साथ इधर, तो इन दोनों को हम कहेंगे कि बोथ द पेंडुलम्स आर, बोथ द बॉब्स आर इन द सेम फेज। तो सेम फेज इसको, तो ये समझो कि इसमें यही फेज की बात है कि या तो इन दोनों में ये जो दो बातें हैं वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी वाली, ये तो सेम होना ही चाहिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी नो फेज डिफरेंस आर देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जैसे कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब समझो कि एक यहाँ है, इसमें पार्टिकल यहाँ है और इसमें पार्टिकल इस जगह पहुंच चुका है, तो हम पाते हैं कि इसमें थोड़ा सा फेज डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ इतना ही रहे हमेशा। फिर जब यहाँ का पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये वापस आना शुरू होगा और ये यहाँ, मतलब ये इतने का ही फेज डिफरेंस हमेशा बना रहे। आप कह सकते हैं λ/2, λ/4, λ/8 या व्हाट एवर मे बी द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंस इन देयर फेज, बट दैट क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑसिलेशन। तो हम कहेंगे कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। फिर से बात कर लें, कोहेरेंट सोर्सेज, टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट if their wavelength and frequency are same and there is no phase difference or there is a constant phase difference between them, तब हम कहेंगे कि ये दोनों कोहेरेंट हैं। अब हम यहाँ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर के ये बना होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान देनी कि लाइट से जो हमको दिखाई देने वाला या लाइट का जो विजिबल नेचर है, जो हमको दिखाई देता है, वह उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से क्या होता है, नो मैटर, हमें जानना नहीं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। हमें यह समझ में आना चाहिए कि लाइट का जो दिखाई देने वाला या जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं या जो विजिबल है, वह जो पार्ट है वह हमको कैसे मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से हमको लाइट का जो भी विजुअल स्पेक्ट्रम जो भी हम देख पाते हैं या उसकी जो विजुअल प्रॉपर्टीज हैं, ऑल आर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। यहाँ आपको एक बात और भी समझनी है कि जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, इन कोहेरेंट सोर्सेज पर ही अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेज में जैसे दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जैसे यहाँ पर मैंने एक मोमबत्ती जला दी या एक लाइट यहाँ जला दी, एक लाइट यहाँ जला दी, दोनों में ये सारी क्वालिटीज हमने रख दी क्या कि दोनों का वेवलेंथ सेम, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम, देयर इज नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फिर भी ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज या एक सोर्स है या दूसरा सोर्स है, ये तो ये दोनों आपस में कोहेरेंट नहीं है। अब बात यहाँ आ गई, फिर ध्यान से समझो। मैंने बताया कोहेरेंट सोर्सेज किसको कहेंगे, वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, ये एक मेन बात हो गई। ऐसा क्यों होता है, देखो यहां से जो लाइट निकलेगी वो अलग है, यहां से लाइट निकली वो अलग है। अब बात करते हैं कि दोनों में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज का डिफरेंस भी नहीं है, फिर भी कोहेरेंट क्यों नहीं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जो लाइट सोर्स होते हैं उसको समझना पड़ेगा, तब हमको ये समझ में आएगा
कि ये दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं होते हैं, जबकि सब कुछ कोहेरेंट वाली हम लोग कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। बात करते हैं, जब कोई भी लाइट सोर्स है वो बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सभी एटम से मिलकर के बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि एक लाइट सोर्स की, एक लाइट सोर्स में भी बहुत सारे एटम होंगे। एटम के स्ट्रक्चर पर आओ। एटम में आपको मालूम है कि एटम में एक सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट होता है, किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसी न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जब इसको हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से आप थोड़ी सी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी जैसे इसको मिली, तो यहाँ जो लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह थोड़ा एनर्जी पा करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। लेकिन एक बात है कि इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट में सरवाइव नहीं कर पाता है, तो फिर वो क्या करता है, वापस लौट करके अपने उसी ऑर्बिट में आता है, और यहाँ पर जो रुकता है वो कितने देर, 10⁻⁸ सेकेंड तक ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक पाता है हायर ऑर्बिट में, और फिर वापस वह अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा। अब ये समझो यह हायर में चला गया है, एनर्जी ज़्यादा तो थी ही इसके पास, वहाँ सरवाइव नहीं कर पाए, इसको रिटर्न होना है, लेकिन इस लेवल पर एनर्जी इसकी बढ़ चुकी थी, तो जब ये लौटेगा तो अब इसके एनर्जी पर इसको लौटना है, मतलब इसको अपनी एनर्जी को खर्च करना है। तो एनर्जी कैसे खर्च करता है या एनर्जी कैसे अपने अंदर से निकालता है, उसके लिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। ये ध्यान से समझ लेना, दोनों बातें ही आपको समझ में आनी चाहिए कि यह जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में लौटेगा तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएशंस एमिट करेगा, जिससे इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी और उस लेवल तक पहुंच जाएगी जिस लेवल से यह जंप करके गया था। इसी प्रोसेस से हमको रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट हमको इसी प्रोसेस से मिलती है। अब इस प्रोसेस में आपको ये तो समझ में आ गया। अब देखो कि एक जो हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है उसमें एक एटम की बात करते हैं, तो एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन तो जंप नहीं करेगा, बहुत सारे जंप कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी जंप कर सकते हैं, एक भी जंप कर सकता है। तो एक एटम में मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप किए, फिर कई सारे एटम हैं, लाखों करोड़ों, इन्यूमरेबल, मतलब आप गिन नहीं सकते, असंख्य, तो उतने एटम्स हैं, सब में कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे होंगे और सबसे इसी तरह से एनर्जी रेडिएट हो रही होगी, एनर्जी इसी तरह से एमिट हो रही होगी, इसी तरह से लाइट निकल रही होगी। अब ध्यान से समझो कि लाइट एक कंटिन्यूअस पल्स के, एक कंटिन्यूअस ट्रेन के रूप में नहीं निकलती कि बिल्कुल एकदम एक जैसी निकल रही ना, ये गया ऊपर, वापस आया तो एमिट किया थोड़ा सा, फिर तब तक दूसरा गया, रिटर्न आया, ये टाइम तो इतना ही लगता है, तब तक इसने एमिट किया, फिर कोई गया उसने एमिट किया। तो इस तरह से हम लाइट की एक कंटिन्यूअस ट्रेन नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक कंटिन्यूअस ट्रेन नहीं मिलती है, बल्कि पल्स 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 के फॉर्म में हमको लाइट मिलती है। और इन पल्सेज के बीच का जो इंटरवल होता है वह इंटरवल एक एटम से दूसरे एटम पर अलग अलग हो जाता है, कभी कभी तो एक एटम में भी चेंज हो जाते हैं। तो ये समझो कि बहुत सारे एटम्स इस लाइट सोर्स में हैं और उन सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन इसी तरह से एनर्जी पा करके जंप किए, जंप करके वापस रिटर्न आए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पल्स के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। तो अब जो इनमें आप फेज का डिफरेंस पा रहे हैं, वो फेज का डिफरेंस या जो ये टाइम का इंटरवल जो मिल रहा है यही फेज का डिफरेंस मान लेंगे। तो यह क्या है, रैंडम है, यह बिल्कुल रैंडम है। अब एक तो एक ही में हमको रैंडम मिल रहा है, तो दो अगर ले लेंगे तो इसका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसके तो फेज डिफरेंस ऑब्वियसली इससे बिल्कुल अलग होंगे। तो भले ही सब कुछ सेम है लेकिन इसके फेज, हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन को कहो कि वो जंप कर जाए ना, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इससे एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब ही नहीं। तो ये समझो कि इसमें फेज के डिफरेंस को कांस्टेंट या कोई फेज डिफरेंस ना हो ऐसा हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो फिर लाइट कोहेरेंट सोर्स बनेगा कैसे? कोहेरेंट सोर्स बनने का तरीका देखो, जैसे यहाँ आपने एक कोई लाइट प्रोड्यूस की, अब इसके आगे यहाँ पर आप एक रुकावट लगा दें, रुकावट, यहाँ से लाइट की वेव्स निकल रही हैं, अब इसमें दो जगह बना दो यहाँ से। अब ये एक ही सोर्स से निकला हुआ लाइट है, यही यहाँ भी आया और यही यहाँ भी आया। अब यहाँ से आपको दो सोर्सेज मिल गए,
अब ये दो सोर्स कहाँ से बने, एक ही पेरेंट सोर्स से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब एक ही पेरेंट सोर्स से निकले हैं, तो जो फेज का डिफरेंस ये प्रोड्यूस कर रहा होगा वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ से फेज का डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों दो डिफरेंट सोर्सेज नहीं है, बल्कि एक ही सोर्स से इनहेरिट है। तो यह तरीका हो गया। और भी तरीके होते हैं, उन सब तरीकों को मैं आपको बता देता हूं। दूसरे तरीके को समझो। इसमें दूसरा है कि जैसे यहां से एक सोर्स से लाइट निकल रही है, यहां से लाइट निकली आगे की ओर ऐसे निकल रही, हमने यहां पर एक मिरर लगा दिया, एक मिरर यहां पर लगा दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी हमने मिरर लगा दिया, यहाँ भी मिरर लगा दिया, लाइट की रे यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ पर आपको दो सोर्सेस से लाइट मिल रही है, किससे आ रही है, किससे, दोनों सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको मिला। और भी तरीके आप देखें कि जैसे एक सोर्स है और दूसरा इसका हमने एक इमेज ले लिया, ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग यूज करते हैं कि एक सोर्स लिया, ये तो जो है मेन सोर्स हो गया, दूसरा हमने इसका वर्चुअल इमेज ले लिया, तो वर्चुअल इमेज से भी लाइट निकलेगी, इन दोनों से जो लाइट निकलेगी वो भी आपस में कोहेरेंट होंगे। तीसरा तरीका देखो, जैसे ये हमने ले लिया स्प्लिटिंग मेथड, एक ये तो मेथड हमने बता ही दिया है। दो रियल इमेजेस भी ले सकते हैं, एक ही सोर्स के दो रियल इमेजेस ले सकते हैं, दोनों वर्चुअल इमेजेस, जैसे यहाँ से दोनों वर्चुअल इमेजेस हमने लिया, एक ही सोर्स के दो वर्चुअल इमेजेस मिल गए। एक सोर्स के दो रियल इमेजेस ले सकते हैं, सोर्स और दूसरा वर्चुअल इमेज ले सकते हैं, और ये स्प्लिटिंग मेथड, ये सभी मेथड से हमको कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं। कोहेरेंट पर देखो, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ they emit light waves of same wavelength, same frequency, and there is no phase difference or constant phase difference between them. ये तो हो गया कोहेरेंट की डेफिनेशन। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, इसका कोई रीजन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, टू कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्प्लिटिंग एक्सेट्रा, ये तरीके हैं। तो ये आपका कोहेरेंट सोर्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका मेन टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स के बारे में समझो। एक तो ये वेव है मतलब अब ये लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स वेव है, ये इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि लाइट एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब कि जब ये चलती है तो मीडियम के पार्टिकल, या आप कह सकते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक और इसमें मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन की बात नहीं करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की बात करेंगे। दोनों जिधर वेव चलती है ठीक उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मानेंगे कि दिस इज ट्रांसवर्स नेचर वेव। तो अब हमको बात करनी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमें अभी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल पर भी नहीं जाना है, हमें ये बात समझनी है कि दोनों है तो वेव, मतलब ये ऐसे चलने वाली वेव्स हैं। अब वेव चाहे कंप्रेशन रेयरफैक्शन में चल रही हो, चाहे क्रेस्ट्रो में चल रही हो, किसी भी तरीके है तो वेव। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, इसको ट्रो, ऐसे आपको मालूम है। अब देखो यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम है इस डायरेक्शन का और उसी डायरेक्शन का मैक्सिमम, किसी जगह पर दो जगह से लाइट आ रही है, दोनों हमने मान लिया कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही है, तो अगर दोनों जगह का क्रेस्ट और क्रेस्ट आ गया किसी जगह पर, तो वहां पर ब्राइटनेस बढ़ गई। और वहीं कहीं इसका मान लो क्रेस्ट इसके ट्रो से मिल गया, तो उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, उस जगह पर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे पैटर्न मिलता चले, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ऐसे। आप सर्कुलर भी मत समझ लेना, ये फ्रिंजेज या इस तरीके से आपको पट्टी पट्टी मिलती चली जाती, कहीं डार्क हो गया फिर ब्राइट, फिर डार्क हो गया फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे करके ब्राइट डार्क पट्टियां मिलती चली जाती है, जिनको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। तो अब बात करते हैं इसमें क्या चेंज हो रहा है। जैसे लाइट वैसे तो हमको दिख रही है कि यहाँ पर, अब पता नहीं हो सकता मैंने 3-4 बल्ब जलाए हो, सबसे आ रही है लाइट यहाँ पर, तो सबसे लाइट आ रही है, आपको कहीं ब्राइट कहीं डार्क नहीं दिख रहा है, पूरा एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोहेरेंट सोर्सेज हों और इंटरफेरेंस हो तो उस कंडीशन में हमको ब्राइट डार्क फ्रिंजेज मिलेंगी।
और ये जो फ्रिंजेस, ये इतने बड़े एरिया में नहीं मिलेंगे कि ऐसे आप बोर्ड पर देख सकें, नहीं, ये छोटे एरिया में, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है, स्मॉल वेवलेंथ लाइट की होती है। तो चूंकि वेवलेंथ बहुत कम है तो इसलिए उसको ऑब्जर्व भी हम उसके वेवलेंथ के ही लेवल पर करेंगे। एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ होती है, तो एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ है तो फिर आपको एंगस्ट्रॉम के लेवल पर ही देखना पड़ेगा, मतलब 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में ही आपको दिखेगा। तो इससे थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हम देख पाते हैं, लेकिन ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बहुत छोटी बनती, बहुत पतली बनती है, सिर्फ हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो यहां पर एक्चुअली इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी, जो दो लाइटें आई दोनों की इंटेंसिटी जैसी भी रही, सेम रही, दोनों आई तो दोनों जुड़ नहीं गई एक साथ, बल्कि क्या हुआ, कहीं जुड़ गए तो कहीं दोनों एक दूसरे का डिफरेंस दे दिए। तो एक जगह ब्राइट, एक जगह डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे बन गया। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि पूरा बराबर से नहीं फैल रही है लाइट, बल्कि कहीं ब्राइट और कहीं डार्क स्पॉट बना रही है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, इसी को हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस। द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी आर लाइट इंटेंसिटी इन अ मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये होता क्यों है, ड्यू टू द सुपरपोजिशन। मैंने बताया था आपको, सुपरपोजिशन की वजह से जैसे एक साथ के एक से ज्यादा वेव्स चलती हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल या जो ऑसिलेशन होता है वो किस तरीके से एक दूसरे से प्रभावित होता है, उस पर बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था लाइट के लिए, और इससे हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। और यंग्स का ही वो एक्सपेरिमेंट था जिससे लाइट की वेवलेंथ का अंदाजा लगा कि हाँ इसकी वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए, इस आर्डर में है। फिर उसी आधार पर डिफ्रैक्शन और तमाम चीज़ों की डिस्कवरी हुई, उन सब चीज़ों के रहस्य से पर्दा उठा। तो अब बात करते हैं यह एक्सपेरिमेंट क्या है, जरा समझो। यह एक सोर्स ऑफ लाइट है, यस, ये एक स्लिट है। स्लिट मतलब एक पतला सा ओरिफिस, एक छेद है जहां से लाइट जा रही है आगे की ओर। यह लाइट मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिर्फ एक ही कलर, मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की लाइट है। अब ये एक कलर की लाइट को हमने यहाँ से भेजा तो यहाँ से वेव फ्रंट ऐसे निकलती चली गई। देखो इसमें जैसे ये हम वेव का जो चलने का तरीका है, इस तरह से वेव्स चलती हैं। तो देखो इसको हमने कंटिन्यूअस से बनाया है, और जो इसको है ये हमने बना दिया है जो स्प्लिटेड लाइंस हैं तो उनसे हमने डॉटेड से बना दिया है। तो ये देखो ये पहला क्रेस्ट चला, फिर ट्रो, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रो, फिर क्रेस्ट, ऐसे यहाँ से वेव फ्रंट निकली S1 S2 पर। अब देखो इसकी जो ओपनिंग है ये कितनी है, 1 मिलीमीटर, बहुत कम है, 1 मिलीमीटर का ये स्लिट है। अब इसके बाद दो स्लिट यहाँ से S1 और S2 मिले। S1 और S2 की डिस्टेंस S से लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास की ली जाती है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर ये भी, 10 सेंटीमीटर पर ये भी, ऐसा सेट किया जाता है कि बिल्कुल बराबर रहे, थोड़ा सा भी कम अधिक न हो, नहीं तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। वैसे यहाँ से और यहाँ से जब बराबर डिस्टेंस पर रहेगा तो बराबर डिस्टेंस पर सेम फेज में लाइट पहुंचेगी। अब देखो S1 और S2 अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल ये दोनों अब क्या करेंगे, सेकेंडरी वेव सोर्स का काम करेंगे। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना शुरू होंगी, फिर क्रेस्ट रो ऐसे निकलना शुरू हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये दोनों जो हुए S1 और S2, ये क्या हुआ, स्प्लिटिंग मेथड से हमने इनको पा लिया, और स्प्लिटिंग मेथड से हमको ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट मिले। अब देखो यहाँ से लगभग 2 मीटर की डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है लगभग 2 मीटर की, यहाँ से यह डिस्टेंस है लगभग 2 मीटर की। इस डिस्टेंस पर हमने एक स्क्रीन लगाई है, और इसकी स्क्रीन पर हमने देखा क्या कि जैसे देखो ये ब्राइट डार्क, जैसे ये कंटिन्यूअस पर डॉटेड मिल रहा है, फिर देखो इस कंटिन्यूअस पर भी डॉटेड है, इस ऐसे करके कंटिन्यूअस पर डॉटेड मतलब क्रेस्ट के साथ ट्रो मिल रहा है, एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रो मिल रहा है। तो उस जगह पर हमको डार्क मिल रहा है, यहाँ डार्क है, तो इसके बाद ये जहां पर एक इसका क्रेस्ट और दूसरे का क्रेस्ट मिले तो हमको वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी, वो ब्राइट बनेगा। तो अगर यहाँ डार्क है यहाँ ब्राइट है तो यहाँ कहीं और ब्राइट होगा। हम पूरा नहीं बनाए हैं,
बस थोड़ा आपके समझने के लिए बना दिया है। तो यहाँ कहीं डार्क होगा, तो ये देखो डार्क ब्राइट, फिर यहाँ पर डार्क, फिर यहाँ ब्राइट, और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस बनाने में थोड़ी कमी हो सकती है हमसे, लेकिन आप लोग और अच्छे से बनाएंगे तो डार्क ब्राइट इस तरह से फ्रिंजेज मिलती हमको चली जाएंगी, ये पैटर्न मिलता चला जाएगा। और फिर अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग लिख भी लेते हैं, जिससे हमारे समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसमें क्या बताया गया है। अब इसकी थ्योरी को हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे विड्थ ऑफ स्लिट S 1 mm लिखा है, विड्थ ऑफ स्लिट S1 एंड S2 ये 0.5 mm इसकी ओपनिंग होती है, और S1 मतलब यहाँ से S1 और S2 की दूरी SS1 इक्वल टू SS2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अबाउट अप्रॉक्स ले सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर से कुछ कम पर भी फ्रिंजेज बनती हैं, कुछ ज़्यादा पर भी फ्रिंजेज बनती हैं, तो आप इसके आसपास ले सकते हैं। और जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ के बीच में वो है 2 मीटर की, ये तो फिगर में ही बना दिया है। तो अब देखो इसकी जो थ्योरी है वो हमने यहाँ लिख दी है। S इज अ लाइट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक, S इज अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम विच S1 एंड S2 आर डेराइव्ड। इनसे ही S1 और S2 को डेराइव किया गया है स्प्लिटिंग मेथड से। दस S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल S1 एंड S2 एक्ट एज न्यू लाइट सोर्सेज। अब ये नए लाइट सोर्स का काम करने लगेंगे एंड सेंड सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। अब हम बात करते हैं कि जब यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू होंगी तब क्या होगा। देखो, द प्लेसेज वेयर crest of one wavelet meets the crest of other or trough of one meets the trough of other. The resultant amplitude and hence intensity of light is maximum at these places. This is called constructive interference. Constructive मतलब संरचनात्मक, मतलब जहां पर हम कुछ बना रहे हैं। दूसरी चीज देखो, on the other hand, the places where crest of one wavelet meets the trough of other, the resultant amplitude and hence intensity of light is minimum at these places. This is called destructive interference. Destructive मतलब विध्वंसात्मक जो होता है, मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्टिव है। अब तब बात करते हैं, these bright and dark fringes are placed alternately and they are equally spaced. एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं। These bands are called interference fringes. These bands are called interference fringes.